ये सर की न्यूरो सर्जरी जो ये वर्ड है, ये सुनते ही डर लगता है। नॉर्मल पब्लिक को नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है और अवेयरनेस नहीं तो है। ये बताइए सर कि सच में जो दिमाग है इसका पोटेंशियल क्या है? जितना हम सोचते हैं कि उससे ज्यादा इसमें ताकत है। तो अगर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो वो सोच के परे जाके ऐसी चीजों को भी कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। जो ब्रेन सर्जरी होती है हमेशा क्या लाइफ थ्रेटनिंग होती है? तो लाइफ थ्रेटनिंग आज की तारीख में विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं होती है। सर एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि स्ट्रोक है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, जिससे वो अवेयर हो सके और उसे पता चले कि अब मुझे डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना है। लाइफ में हर कोई चीज फास्ट चाहता है, तो हम भी कह रहे हैं कि फास्ट ही अप्रोच करना चाहिए। स्ट्रोक में फास्ट अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन, अगर इन तीनों को आपको प्रायोरिटाइज करना हो ब्रेन हेल्थ के हिसाब से तो आप कैसे करेंगे? आज मंथन में बहुत खास एपिसोड है क्योंकि हम दिल से दिमाग की बात करने वाले हैं। कहते हैं इंसान दिल से सोचता है, लेकिन कहा जाए तो हर एहसास, हर डर, हर फैसला दिमाग की गलियों से गुजरता है। आज उसी पे हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सिर्फ दिमाग के ऑपरेशंस नहीं करते बल्कि जिंदगियों को छूते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश नागर, जिनको मोर देन 10 इयर्स इस फील्ड में न्यूरो सर्जरी का एक्सपीरियंस है। तो आज उनके साथ एक खास बातचीत पे सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर सच नाइस अप्रिशिएशन एंड स्टार्टिंग द टॉक लाइक दैट। आई रियली अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि दिमाग से दिल को छूने की जो आपने बात बोली है, आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट एक्ट। मैं अभी तो दिमाग की सर्जरी करता हूँ, बट देयर इज अ वे यू कैन टच पीपल्स हार्ट बाय डूइंग गुड वर्क, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले बताइए सर कि न्यूरो सर्जरी जो ये वर्ड है, ये सुनते ही डर लगता है, तो आपके लिए ये क्या है? देखिए, डर व्यक्ति को तब लगता है जब उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। नॉर्मल पब्लिक को नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, तो उनको लगता है कि सिर की अगर चोट हुई है तो व्यक्ति हतावत हो गया है, बेहोश अवस्था में आया है, तो डर उनके लिए स्वाभाविक है। मगर जिस व्यक्ति को उस बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, तो उसके लिए डर की कोई बात ही नहीं होती है। हमें पता है कि किस तरीके से व्यक्ति को ट्रीट करना है, क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, उनको किस हिसाब से हमें डील करना है। तो हमारे लिए ये एक डर नहीं है, एक कॉन्फिडेंस हमें देता है कि हम उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे और धीरे धीरे फिर वो एक उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना होता है। तो यह एक आर्ट की तरह हम उसको परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। तो एक ये बताइए सर कि सच में जो दिमाग है इसका पोटेंशियल क्या है? जितना हम सोचते हैं कि उससे ज्यादा इसमें ताकत है। या डेफिनेटली दिमाग में सोच तो एक दिमाग का एक छोटा सा एरिया रहता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सिर्फ वहीं तक व्यक्ति की सोच और थिंकिंग पावर वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है। बट दिमाग के डिफरेंट पोर्शंस रहते हैं, फ्रंटल एरिया रहता है, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन में बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो अगर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो वो सोच के परे जाके ऐसी चीजों को भी कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। बट विद प्रैक्टिस, विद एफर्ट्स, विद नॉलेज, वन हैज टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड ग्रेजुअली वो चीजें अचीव कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो सोच एक लिमिट तक सीमित रहती है, थिंकिंग पावर, बट अगर एफर्ट्स डालें तो सोच के बियॉन्ड जाके व्यक्ति काफी कुछ अचीव कर सकता है। लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को करते हुए भी देखा है। जी सर, ये बताइए कि न्यूरो सर्जरी का जो सफर है ये कठिन है, और अगर है तो क्यों? देखिए, न्यूरो सर्जरी का जो सफर है इन अ वे लाइक कठिन भी है और आसान भी है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर किसी व्यक्ति को, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, न्यूरो सर्जन बनना है तो क्या करना रहता है। सबसे पहले एमबीबीएस जब आदमी ग्रेजुएट करता है, एमबीबीएस क्लियर करने के लिए एंट्रेंस जब देता है, जिसको हम नीट एंट्रेंस बोलते हैं। पहले जब मैंने किया था तब पीएमटी रहती थी। तो जब नीट एंट्रेंस व्यक्ति देता है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं एंट्रेंस में, आपका कंपटीशन बहुत सारे लोगों से रहता है। तो आप जब एमबीबीएस देते हैं, 5.5 साल का एमबीबीएस रहता है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप रहती है, इंक्लूडिंग मतलब जो 5.5 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, 4.5 साल का एमबीबीएस है, 1 साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद फिर आपका 3 इयर्स का पीजी का कोर्स रहता है जनरल सर्जरी में, एंड देन आपको 3 साल का न्यूरो सर्जरी का कोर्स रहता है। तो ये 5.5 साल, फिर 3.5 साल और अगेन 3 साल की आपकी जो ट्रेनिंग रहती है, तो ओवरऑल आपका 11.5 साल का तो न्यूरो सर्जरी का ट्रेनिंग ही है। उसके बाद आप
फील्ड में उतरते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, देन ऑल्सो देयर इज अ लॉन्ग लर्निंग कर्व। तो जो लर्निंग कर्व रहता है, आपको 4-5 साल अच्छे से ट्रेन होना पड़ता है, एक्सपर्टाइज लेना पड़ता है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। न्यूरोसर्जरी में भी बहुत ही डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अच्छा। एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी, एंडोस्कोपिक ब्रेन, स्पाइन, स्कल बेस्ड सर्जरीज, स्पाइन में भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज हैं, कोई फिक्सेशन वाली सर्जरीज करता है। तो वो जो है फील्ड बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीजें आप उसमें सीख सकते हैं। और जो कोर्स है डिफिकल्ट रहता है इन अ वे, लाइक बहुत ही टीडियस रहता है। जब आपके फ्रेंड्स या दूसरे लोग जो 22-23 साल में प्रैक्टिस में आप आ जाते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग, तब आपको लगता है कई बार कि मैं कहाँ पे पीछे रह गया हूँ। मेरा एक फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे साथ पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसका एंट्रेंस में क्लियर नहीं कर पाया वो, तो ही डिड बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने अपना बीएससी किया एंड देन वो अभी अब्रॉड में है। तो मुझे लगता था कि वो एकदम यूएस में बैठा हुआ है, मतलब लाइफ पूरी सेटल्ड है। और हम लोग अब पढ़ के बड़ी मुश्किल से 35 इयर्स में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, तब मैं प्रैक्टिस में आया। उसके बाद मुझे लगभग 11 साल प्रैक्टिस में होने आए हैं। तो बट आज जब मैं देखता हूँ जो चैलेंजेस सामने आते हैं, जिस तरह के पेशेंट सामने आते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं, जब उनके रिलेटिव सेटिस्फाई होते हैं, जब व्यक्ति बेहोश अवस्था में आया है, आपने उसको ट्रीट किया और नेक्स्ट डे आपने ऑपरेट किया और वो व्यक्ति होश में आके बात करने लगता है, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो जो चैलेंजेस और वो जो कठिनाइयां थी, स्लीपलेस नाइट्स थी, आप पढ़ते रह रहे हो, दिन रात आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, दुनिया जब सो रही है तब आप काम कर रहे हो, तो वो चीजें मतलब आज मुझे लगता है कि दैट वाज वर्थ। अल्टीमेटली मुझे ये लगा है कि वो चीज जो मैंने की है वो वर्थ था। लोगों की दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। जब लोग ठीक होके जाते हैं तो दे ट्रीट यू लाइक यू आर गॉड, बट मैं उन्हें यही बताता हूँ कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट इज इन अवर हैंड, जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली सारी चीजें हमें यही सिखाती हैं कि ऊपर वाले की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जी, तो वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, सारी कठिनाइयों को फिर हम वो भूल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, न्यूरोसर्जरी इज लाइक बियॉन्ड ऑल दोस चैलेंजेस, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, इट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, वो ठीक होके जाते हैं, तो दैट इज व्हाट न्यूरोसर्जरी इज ऑल अबाउट फॉर मी। सर ये बताइए कि जो ब्रेन सर्जरी होती है, हमेशा क्या लाइफ थ्रेटनिंग होती है? देखिए, ब्रेन सर्जरीज हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि सर्जरी किस अवस्था में कर रहे हैं। अगर व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल डाउन है, जो व्यक्ति पूरी बेहोश अवस्था में आया है, ब्लीड या जो भी उसमें ट्यूमर्स हैं या ब्लीडिंग है, तो सर्जरी किस तरह की हम कर रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हमें पहले से ही क्लियर रहते हैं। तो लाइफ थ्रेटनिंग आज की तारीख में विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बिकॉज आज की तारीख में आपके पास एंडोस्कोप आ गया है, दूरबीनें आ गई हैं, माइक्रोस्कोप आ गया है, न्यूरो नेविगेशन आ गया है। आप एक एक स्टेप को सर्जरी के दौरान मॉनिटर कर सकते हैं। एक एक स्टेप को, जहां आपको ऑपरेट करना है वो जगह को आप पूरा क्लियरली देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, सारी चीजें आप क्लियरली उसको हैंडल कर सकते हैं। बिफोर सर्जरी आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर्जरीज इन दैट केस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो गए हैं आज की तारीख में। मगर कुछ केसेस में जहां पे डीप सीटेड ट्यूमर हो या फिर ब्रेन में डैमेज सर्जरी के पहले ही ज्यादा हो गया हो व्यक्ति में, तो इन दैट केस सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली सर्जरी की सिवियरिटी या रिस्क मैं कहूंगा उस पर डिपेंड करता है कि सर्जरी हमें किस तरह की करनी है, किस लोकेशन पे हमारा लीजन या ब्लीड या जो भी है, और कितना नुकसान व्यक्ति में हुआ है। बिकॉज आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो गए हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजीज, विद बेटर एनेस्थीसिया, विद बेटर पोस्ट ऑप केयर। ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरो सर्जरी के केसेस में। प्रॉपर एनेस्थीसिया होना चाहिए, प्रॉपर पोस्ट ऑप केयर होनी चाहिए एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए सर्जरी के दौरान, जो आपकी सर्जरी को और सुचारू रूप से करने में मदद करते हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन दिमाग में आया सर कि जैसे मान लीजिए बहुत डैमेज्ड ब्रेन आपके पास आया है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप सर्जरी करें या ना करें? जब आपको दिख रहा है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है और चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, तब आप कैसे डिसाइड करें? देखिए, ऐसे केसेस में हम सबसे पहले खुद की अंतरात्मा में जाके देखते हैं और खुद के एक्सपीरियंस में जाके देखते हैं कि व्यक्ति को हम सर्जरी कितनी जस्टिफाइबल है। हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति का जीसीएस यानी ग्लासगो कोमा स्केल क्या है। प्यूपिल्स, मतलब हम दिमाग को जानने के लिए, हम उसका दिमाग की स्थिति को जानने के लिए हम उसका ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हमें क्लियरली दिखा देता है। दूसरा, हम व्यक्ति के प्यूपिल्स को देखते हैं, जो पुतलियां रहती हैं। अच्छा। अगर प्यूपिल्स दोनों डायलेट होने लग गए हैं तो फिर रिजल्ट्स बहुत ही खराब होते हैं। तो सर्जरी करने के बाद भी हो सकता है व्यक्ति होश में ही ना आए या फिर
सर्जरी के दौरान ही हताहत हो सकता है, जान जाने का खतरा हो सकता है। तो व्यक्ति का अगर रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन खुद का है या नहीं, तो वो सारी चीजें हमें पहले असेस करनी रहती हैं। एज फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज 70 ईयर्स के बाद जो भी ब्लीड की सर्जरी रहती है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की सर्जरी रहती है, उनके रिजल्ट कंपैरेटिवली खराब है। अगर यंग व्यक्ति है, ट्रॉमा के 3-4 घंटे के अंदर हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट सबसे अच्छे रहते हैं। अगर हम लेट सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत खराब रहते हैं। ब्रेन स्टेम बहुत ज्यादा हर्निएट हो गया है सीटी स्कैन में, और व्यक्ति का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो मैंने ग्लासगो कोमा स्केल बोला है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है। 3 या 4 जीसीएस है, मैक्सिमम जीसीएस 15 रहता है, मिनिमम 3 रहता है। 3 या 4 जीसीएस है, प्यूपिल्स दोनों डायलेटेड हैं, तो उन केसेस में रिजल्ट्स आने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत यंग हो और इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमा आया है, 1-8 घंटे के अंदर आया है, तो हम उसमें सर्जरी डेफिनेटली, अगर ये सारी चीजें भी नेगेटिव जा रही हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, जीसीएस बहुत ही ज्यादा डाउन है, 3 या 4 है, और बहुत सारा और पॉलीट्रॉमा भी है व्यक्ति में, तो भी हम उसमें सर्जरी एक बार रिलेटिव्स को गाइड करते हैं कि हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, बिकॉज इस व्यक्ति के लिए जीने के लिए बहुत सारे साल बचे हुए हैं। और कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनमें जीसीएस बहुत ज्यादा डाउन है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं है, प्यूपिल्स डायलेटेड फिक्स्ड है दोनों, तो उसमें सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। उनको काउंसिल करते हैं, फिर भी अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि हम सर्जरी के बाद भी इनको, अगर ये बच भी जाते हैं तो भी हम ऐसी स्थिति में भी बेड रिडन या फिर कोमा वाली स्थिति में लंबे समय तक वेंटिलेटर पे देखने को रेडी हैं, और हम ऐसी अवस्था में भी उनके सेवा करने के लिए रेडी हैं। तो हम उनको बताते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा रेडी हैं और आप हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि करें, तो हम फिर सर्जरी करते हैं। अदरवाइज ऐसे केसेस में रिजल्ट्स बहुत ही खराब रहते हैं, तो बेटर नॉट टू डू सर्जरीज, बिकॉज एक व्यक्ति के साथ उसका पूरा इमोशन जुड़ा रहता है, उनकी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली जुड़ी रहती है। तो उस व्यक्ति को अगर एक बार वो एक्सपायर हो जाए तो आप आज रोएंगे, मगर अगर वैसी स्थिति में आप उन्हें रोज देखते रहेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिनमें आपको सारा काम खुद करना है, उनको फीडिंग खुद, राइस ट्यूब नाक में नली डली हुई है उससे फीड देना है, गले में ट्रेकियोस्मी हो गई है, सांस का रास्ता गले से बन गया, पीछे बेड सोर भी होते हैं अगर कोई लंबे समय तक बेड रिडन व्यक्ति रहता है, तो पैरों में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको पहले अवेयर कराते हैं। उसके बाद भी अगर वो बोलते हैं नहीं, हमें ऐसी स्थिति में भी हम केयर लेने को रेडी हैं, हम बेस्ट केयर देंगे, हम और नर्स को भी रखेंगे डिस्चार्ज के बाद, तो हम उनकी बात समझते हुए कि हमें बस बॉडी चाहिए, समझ रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, बट शायद समझिए, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो इमोशनली उनकी सारी चीजें समझते हुए देन ओनली वी टेल देम कि ठीक है, अगर दे आर ओके विद द डेड इफ दे आर ओके विद दैट, देन ओनली हम लोग वो चीज अटेम्प्ट करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा 70-80 ईयर्स का हो और बहुत ही खराब जीसीएस हो, प्यूपिल्स दोनों डायलेटेड फिक्स हो, तो फिर आइडियली हम प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज सर्जरी के बाद हम उनको कोई बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। राइट। अभी जो हम बात कर रहे थे सर, तो उससे समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई एक्सीडेंट का केस है या कोई ऐसा ब्रेन स्ट्रोक का केस है, तो वो जो आवर्स है वो कितनी देरी में आपके पास पहुंचता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वो जल्दी पहुंच जाता है तो शायद आप उसकी सर्जरी में डिसीजन जल्दी ले पाएंगे, राइट? या डेफिनेटली, बिकॉज क्या है, हेड इंजरी में जो गोल्डन पीरियड होता है वो 1 आवर है। अगर आप गूगल भी करेंगे, या जो लोग आजकल एआई के जमाने में आ गए हैं, चैट जीपीटी और पता नहीं परप्लेक्सिटी क्या क्या देख के मेरे पास आते हैं, एंड देन दे आस्क मी कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो मैं बोलूंगा उनके लिए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जो हेड इंजरी में जो गोल्डन पीरियड होता है वो सिर्फ 1 आवर रहता है, केवल 1 घंटा। तो सिर की चोट के बाद अगर कोई व्यक्ति हमारे पास 1 घंटे के अंदर आता है तो हम उनको बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे। जिस व्यक्ति को मेडिसिन की जरूरत है उसको मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जिस व्यक्ति को सर्जरी की जरूरत है तो वो हम मैक्सिमम 2-2.5-3 घंटे में स्टार्ट करना चाहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल। अगर व्यक्ति का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो रिजल्ट्स बेटर होते हैं, अगर आप लेट आते हो तो रिजल्ट्स खराब होते हैं। उसके बाद ब्रेन ऐसी चीज है, बिकॉज ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, एंड ब्रेन पूरा भगवान ने भी देखिए कुदरती बनाया कि ब्रेन को स्कल बोन से कवर्ड है। तो अगर कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट होता है, जैसे आपने हाथ में चोट लगाई है तो कुछ नहीं होता है, हड्डी फ्रैक्चर होती है, आप बाद में जोड़ देंगे, कल जोड़ देंगे, परसों जोड़ देंगे, 10 दिन बाद जोड़ देंगे। मगर अगर हेड में इंजरी होती है तो ब्रेन इज टोटली कवर्ड बाय बोन, स्कल बोन। हाथ में इंजरी के बाद आपको स्किन और मसल ऐसा खिंच जाता है। अब ब्रेन में अगर ब्लीड होती है, मतलब स्वेलिंग आती है, तो हाथ में ये खिंच जाता है। ब्रेन में अगर ब्लीड होता है और स्वेलिंग आती है तो ब्रेन, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय स्कल, तो उसमें एक्सपेंशन की जगह नहीं रहती है। तो जो ट्रॉमा होता है वो मतलब जो ब्लीड हुआ है वो मास इफेक्ट करता रहता है, प्रेशर इफेक्ट करता रहता है, और उसके कारण दिमाग के जो नॉर्मल टिश्यू जो डैमेज हुआ है
उसके अलावा जो दूसरा टिश्यू जहां इंजरी नहीं हुई है वहां पे भी उसका इफेक्ट अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इफेक्ट मिड लाइन शिफ्ट होती है, मास इफेक्ट होता है और वो सारी चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। जब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट अगर लेट करें तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। ओह, तो रिकवरी इसलिए ब्रेन में गार्डेड रहती है। अगर आपने लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आपने जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर की सर ने जैसे बात कही कि अगर आपके पास आसपास या आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस होता है जिसमें कि ब्रेन में कोई इंजरी है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। सर, पैरालिसिस के केसेस जो हैं आजकल काफी देखने में आए हैं, तो इनका क्या कारण है और क्या इसमें भी गोल्डन आवर जैसी कोई चीज है? ये डेफिनेटली पैरालिसिस भी जो है उसमें भी गोल्डन पीरियड रहता है। जैसे मैंने हेड इंजरी में बोला कि गोल्डन पीरियड 1 आवर रहता है, पैरालिसिस में गोल्डन पीरियड रहता है 4.5 आवर्स। ओह, तो इसमें हमारे पास टाइम ज्यादा है, अच्छा। बट फिर भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे ही पैरालिसिस होता है सबसे पहले तो माता जी चले जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, वहां चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। देखिए, मैं आस्था या भगवान में बिल्कुल विश्वास रखता हूँ, ये मेरा मैं खुद भी भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ, बट मेरा ये कहना है दवाई और आशीर्वाद या दुआएं दोनों का साथ साथ रोल रहना चाहिए। तो सबसे पहले चीज जो गोल्डन पीरियड है 4.5 घंटे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, पैरालिसिस 2 कारण से रहता है। एक इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब दिमाग में नस चोक हुई है, यानी अच्छा। नस ब्लॉक हुई है, और हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब जिसमें दिमाग में नस फटी है, ब्लीडिंग हुई है। तो अगर व्यक्ति को दिमाग में ब्लीडिंग हुई है तो उस केस में सीटी स्कैन जो हम शुरू में करते हैं, एक ब्लड क्लॉट दिखता है, सफेद धब्बा दिखता है सीटी स्कैन में। और अगर व्यक्ति में वो इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, नस चोक होने के कारण पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें सीटी स्कैन शुरू के 3-4 घंटे तक एकदम नॉर्मल दिखता है। अच्छा। तो ऐसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति को इस्केमिक स्ट्रोक है और व्यक्ति हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आया है, तो उसको हम एक ऐसा इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसको थ्रोम्बोलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो थ्रोम्बोलाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत ही वो जो थ्रोम्बस बना है, ब्लड क्लॉट बना है, नस चोक हुई है, वो खुल जाता है और व्यक्ति पूरा पैरालिसिस उनका रिकवर हो जाता है। अच्छा। तो 4.5 घंटे के अंदर ही वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन गोल्डन पीरियड्स के बाद वो इंजेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो क्लॉट जो है स्टेबिलाईज हो जाता है। तो क्लॉट को स्टेबिलाईज होने के पहले ही उसको हमें लाइज करना रहता है। बिकॉज जैसे आपने कार्डियक केसेस में भी देखा होगा, किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो अगर सही समय पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है तो उनको वो थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं और वो ब्लड वेसल खुल जाती है। फिर उनको एंजियोप्लास्टी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है या बाईपास की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब बड़ा प्रोसीजर फेफड़ों या मतलब अपना स्टर्नम को खोल के, छाती खोल के, वो बड़ा प्रोसीजर आपको नहीं करना पड़ता है बाईपास, अगर ज्यादा वेसल्स ब्लॉक नहीं है तो वैसे ही केसेस में अगर व्यक्ति को हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं सही समय पे तो वो रिजल्ट्स आ सकते हैं जो हमें चाहिए, उनमें एक्सपेक्टेड है। और लगभग हम लोग 5 से 6 हमारे पास आज की तारीख में मंथली हम थ्रोम्बोलाइज कर रहे हैं केसेस को। जो इस्केमिक स्ट्रोक है उनको हम 4 से 5 केसेस हमारे पास गोल्डन पीरियड में आ जाते हैं, 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। हम सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन नॉर्मल होता है तो हम उनको वापस से नॉर्मल लाइफस्टाइल दे सकते हैं और तुरंत एक दिन में रिकवरी हो जाती है। एक ही दिन में व्यक्ति घर जाता है। और अगर पैरालिसिस अगर सेट हो गया एक बार तो फिर आप जानते हैं कि आपके कोई पड़ोस में या कहीं जान पहचान वाले कोई ना कोई पैरालिसिस के रहे होंगे और जिनको कई बार जिंदगी भर पछताना रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं, वो कई बार ओनली अर्निंग मेंबर है फैमिली का। तो सारे के सारे जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, सब उन पे डिपेंडेंट है। तो लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर किसी को पैरालिसिस है तो तुरंत आसपास के न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को संपर्क करना चाहिए ताकि हम उचित उनका उपचार कर पाएं और उचित ट्रीटमेंट दे पाएं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ब्लीड हुआ है तो फिर वो जैसे मैंने आपको बोला, एक्सीडेंट की तरह वो बिहेव करता है, वो ब्लीड बढ़ने की रिस्क शुरू में ज्यादा रहती है। तो इन दैट केस इस्केमिक स्ट्रोक में गोल्डन पीरियड 4.5 आवर्स है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट चालू करें, जैसे कि हेड इंजरी में 1 घंटे में करना है, तो वो किसी भी व्यक्ति को नहीं पता रहता है, घर वाले को, कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो इन दैट केस आपको जल्दी से जल्दी ऐसे लक्षण हो तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास पहुंचना चाहिए ताकि उचित उपचार ले पाए। सर, एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि स्ट्रोक है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, जिससे वो अवेयर हो सके और उसे पता चले कि अब मुझे डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना है? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम, बिकॉज स्ट्रोक के लिए सबसे पहले अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल निमोनिक है, फास्ट, FAST,
अच्छा। आपको ये 4 चीज याद रखनी है। फास्ट, लाइफ में हर कोई चीज फास्ट चाहता है, तो हम भी कह रहे हैं कि फास्ट ही अप्रोच करना चाहिए। स्ट्रोक में फास्ट अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ मतलब फेस, फेस में कोई डेविएशन हो रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप एफ हो गया। ए मतलब आर्म में वीकनेस, हाथ Okay. या पैर में आपको कोई वीकनेस हो रही हो, एक तरफ की कोई वीकनेस हो रही हो। एस से स्पीच, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में अगर दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, जबान लड़खड़ा रही हो, बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और टी से आपको टाइम, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बोला, गोल्डन पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक में। आप अगर फास्ट याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि आपका फेस में डेविएशन हो रहा हो, चेहरा टेढ़ा हो रहा हो, हाथ पैर में कोई वीकनेस हो रही हो एक तरफ की, या फिर आपको स्पीच यानी बोलने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर आप तुरंत ही सही समय पे टाइम में एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को संपर्क करें, ताकि आपको उचित उपचार मिल पाए, चीजें डायग्नोज हो पाए और उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाए। ये जो आपने आम का बताया, तो ये एक नॉर्मल रहेगा कुछ, कि कैसे स्पेसिफिक समझे कि वो आम में, क्योंकि आजकल आम में दिक्कत सबको होता है। देखिए, आम में वीकनेस मैंने बोला है। हाँ। आम में वीकनेस मतलब हाथ पैर में कमजोरी एक तरफ की, यानी व्यक्ति का एक हाथ काम ही नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा है। उसको Okay. पेन नहीं है, अच्छा। मगर काम नहीं कर रहा है, एकदम हाथ से कुछ उठाने जा रहा है, उठ नहीं रहा है। Okay. पैर से आप चल रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहा है, पैर से चप्पल आप पहन नहीं पा रहे हैं, उनको वीकनेस हो रही है। Okay. वीकनेस हो रही है, नीचे से उठ नहीं पा रहे हैं, उठने में वीकनेस हो रही है। Okay. तो आप प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों तरह की वीकनेस हो सकती है। तो वो आप उसको क्लियरली, आप जैसे कंघी पकड़ने जा रहे हैं तो वो छूट रही है, ऊपर ले जा नहीं पा रहे हैं तो वो वीकनेस हो रही है। तो उस तरह के लक्षण आप अगर आपको हो रहे हैं, तो आप तुरंत ही पास के नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को संपर्क करें। तो ऐसे केसेस आजकल यंग लोगों में क्यों बढ़ रहे हैं? तो क्या ये लाइफस्टाइल से कोई कनेक्शन है? या डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज यंग लोगों में आजकल लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिडेंटरी हो गई है। आजकल लोग टेलीविजन पे बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पूरा दिन चला जाता है, बाहर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। साथ में एडिक्शंस बहुत सारे हो गए हैं लोगों के पास, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाती हैं, हमारे ब्लड क्लॉट्स को बढ़ाती हैं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है तो व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। वो फिर जंक फूड खाता है, जंक फूड खा रहा है, बैठे बैठे टेलीविजन चल रहा है, वहां पे जंक फूड खाए जा रहे हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये सब चीजें चल रही हैं। तो हमें एक बैलेंस लाइफ जीना चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो। साथ में जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, और थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे। क्योंकि आदमी काम के लिए इतना भागा जा रहा है, बट वो प्रॉपर अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, रेस्ट प्रॉपर नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इस कारण स्ट्रोक हो रहा है यंग पेशेंट्स में भी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक 15 इयर्स की लड़की थी, उसको स्ट्रोक हुआ था। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। 15 इयर्स की लड़की को स्ट्रोक हुआ है, जिसको मैंने ऑपरेट भी किया था। उनको हिमरेजिक स्ट्रोक था, ब्लीड हुआ था, उनको सर्जरी करनी पड़ी थी। और एक 6 साल की बच्ची में भी स्ट्रोक मिला था, उनको इस्केमिक स्ट्रोक था रिसेंटली, मतलब 2 महीने पहले की बात है, और ये तो 1 महीने के पहले की बात है जिनको मैंने ऑपरेट किया था। 16 इयर्स और 6 इयर्स। तो क्या कारण रहे होंगे? वही स्ट्रेस, इतने छोटे बच्चे को तो स्ट्रेस नहीं हो सकता। आजकल एजुकेशन का इतना स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। लोग पढ़ाई को रिलैक्स होने के लिए या एंजॉय होने के लिए नहीं करते हैं, वो पढ़ाई को एकदम स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज चैलेंज है, मुझे ये करना है। हमें बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से कंपेयर करना ज्यादा बेटर है। दूसरों से कंपेयर करें कि वो फर्स्ट आ रहा है तो मैं सेकंड क्यों हूं। अगर हर व्यक्ति क्लास में फर्स्ट आएगा तो दूसरी फील्ड वाले कहाँ आगे जाएंगे? सचिन तेंदुलकर कौन बनेगा? सही बात। सचिन तेंदुलकर आई थिंक इज नॉट इवन 10th पास, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर 10th पास है या नहीं। तो हर फील्ड में हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें आप अपनी प्रतिभा को निखारें और आगे बढ़ें, मेरा यह कहना है। बट पढ़ाई को भी साथ में लेते हुए चले, पढ़ाई को आप इग्नोर ना करें, बिकॉज एक बेसिक एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं, टू बी ट्रूथफुल, मैं आपको बोलूंगा कि मैं न्यूरो सर्जरी में आई वॉज अमॉन्ग्स द टॉपर्स। जनरल सर्जरी में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। बाकी इसके अलावा 1st से 12th तक मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आया।
आई वॉज नेवर अ टॉपर। तो आप तो हमारे दर्शकों के लिए, अगर कोई यंग बच्चे देख रहे हैं तो रोल मॉडल है सर। अगर आप 1st to 12th नहीं भी अच्छा पढ़े हैं तो किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले, लाइफ कभी भी टर्न ले सकती है और आप शार्प स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकते हैं। बस फोकस रहिए और स्ट्रेस ना लेते हुए पढ़िए, यही मैसेज है। या डेफिनेटली Yeah. फोकस रहिए और स्ट्रेस ना लें, बिकॉज पढ़ाई को आप एंजॉय करें। आप जितना पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, उतना ही लाइफ में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज स्ट्रेस लेवल से क्या रहता है, हम किसी चीज को हमारी जो करने की कैपेसिटी है, हम सोचते इतना रहते हैं उसके बारे में और कर नहीं पाते हैं। हम पढ़ते 10 घंटा है, मगर जो हमारा आउटपुट आता है वो 1 घंटे का भी नहीं आता है। बिल्कुल। अगर आप फोकस्ड रह के पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ाई का 2 घंटे का आउटपुट भी 4 घंटे के रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल तो सही। फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद क्लियर माइंड एंड क्लियर थॉट्स। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहने चाहिए कि आपको कितना किस तरीके से आगे बढ़ना है, आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है। पूरा महीने का आपका करिकुलम या आपका जो प्लान है वो सेट रहना चाहिए कि एग्जाम तक ये मेरा प्लान है, इतने समय में ये चीज अचीव करना है। इफ यू स्टडी रेगुलरली तो स्ट्रेस नहीं आएगा। आप लास्ट टाइम पे जाके पढ़ेंगे एग्जाम में तो स्ट्रेस आएगा ही। डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन, अगर इन तीनों को आपको प्रायोरिटाइज करना हो ब्रेन हेल्थ के हिसाब से तो आप कैसे करें? मेरे लिए मैं कहूंगा कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन चीजों में हमें देखना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज। ओके। बिकॉज अगर आप 25 से 30 मिनट भी वर्कआउट डेली कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करें या कोई बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस करें, जस्ट वॉक फॉर 30 मिनट्स। बिकॉज अगर आप 30 मिनट्स वॉक करेंगे तो बॉडी की एक एक्शन पोटेंशियल थोड़ा इंप्रूव होता है। आप चलते फिरते रहते हैं तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होता है, बॉडी फिट रहती है। देन सेकंड, अगर आप देखें तो डाइट में अगर आप देखें तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रही हैं, जो कि स्ट्रोक और ये सारी चीजों को हमें प्रीडिस्पोज करता है ना। तो ये चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और रूटीन लाइफस्टाइल जो कि स्ट्रेस फ्री लाइफ है, एक आप सही समय पे उठ रहे हैं, सो रहे हैं, एक प्रॉपर आपका शेड्यूल बना के काम कर रहे हैं, तो ये चीजें स्ट्रेस को मतलब सबसाइड करती हैं टू सम एक्सटेंट। बिकॉज एक रूटीन लाइफस्टाइल में आप जी रहे हैं तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड रहती हैं। प्रॉपर आप डाइट लेते हैं, जंक फूड नहीं लेते हैं, प्रॉपर इंडियन डाइट में सब कुछ है जिससे आप सस्टेन कर सकते हैं। ओके सर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या चैलेंजिंग सर्जरी जो आज तक आपने की हो? मैडम ऐसे तो बहुत सारे केसेस रहे हैं, चैलेंजिंग या कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत रहे हैं। बिकॉज हर केस में आपको कुछ ना कुछ एक नया देखने को मिलता है। बिकॉज हर केस आपको कुछ ना कुछ नई शिक्षा देके जाता है। व्हाट आई वुड से कि आपका जो एक्सपर्टाइज लेवल है हर केस के बाद इंप्रूव होता रहता है। बट शुरुआती एक केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। शुरू में जब मैं न्यूरोसर्जरी करके 2-2.5 साल की प्रैक्टिस थी तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेन ट्यूमर था, बहुत ही बड़ा। इट वाज लाइक जो ब्रेन का हाफ जो पोर्शन है एक साइड का स्कल का, उसमें लगभग 3/4 भाग वो ट्यूमर से इन्वॉल्व था। तो वो केस लगभग मेरा 8.5-9 घंटा चला था। सुबह मैंने 8 बजे ओटी में लिया था और 5:30 बज गए थे। पेशेंट को सर्जरी के पहले हेमीप्लीजिया था, एक तरफ की वीकनेस थी, वो चल बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे, हाथ पैर उठा नहीं पा रहे थे। और सर्जरी के दौरान जो वो ट्यूमर था उसका नाम मेनिंजियोमा ट्यूमर है। तो मेनिंजियोमा आर वेरी वस्कुलर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है उनमें सर्जरी के दौरान। तो जब मैंने ऑपरेट किया बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था उसको डिसेक्ट करना। बिकॉज उसने ब्रेन के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हुआ था। तो ब्लड सप्लाई जो था मेनिंजेस से हो रहा था। और जब मैंने उसे डिसेक्ट किया तो उस दौरान काफी ब्लीडिंग हुई थी। बट धीरे धीरे उसे डिसेक्ट करके जब सर्जरी 8.5 घंटे के बाद वो खत्म हुई तो ब्रेन स्ट्रक्चर एकदम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा था, कंप्रेस स्ट्रक्चर था बट नॉर्मल था। और सर्जरी के कुछ दिनों में पेशेंट को 5 से 7 दिनों में वो वीकनेस इंप्रूव हो गई और पेशेंट अपने पैर पे चल के 7 दिन बाद घर गई। तो वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे उस सर्जरी के बाद मिला था कि 8.5 घंटे की हमने मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की, तो मुझे ये सर्जरी के बाद मुझे ये पता चला कि सर्जरी, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें सीखने को मिली कि सर्जरी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, एक टीम वर्क है। तो मेरी टीम ने भी उतनी मेहनत की। अगर एक व्यक्ति भी उस समय वो हाथ उठा लेता कि अब 8.5 घंटे के बाद मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूं, मेरा स्टाफ भी हट जाता, तो
वो चीज संभव नहीं हो पाती। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आता है, हर केस के बाद मैं सीखता हूँ कुछ ना कुछ, कि कोई केस में कोई अलग चैलेंज आता है, किसी केस में कोई अलग चैलेंज आता है, किसी में किसी व्यक्ति या उनके रिलेटिव्स का इमोशनल चैलेंज आता है डील करना। खाली सर्जरी से आप डील नहीं कर रहे हो, तो वो इमोशनल चैलेंज से डील कर रहे हो। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उनको आप किस तरीके से काम करोगे, उन्हें रिलैक्स करोगे, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दोगे। बिकॉज खाली सर्जरी के बाद आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको उनके साथ काउंसलिंग पार्ट स्टार्ट होता है, उन्हें इमोशनली सपोर्ट देना रहता है, एम्पैथाइज करना पड़ता है कि भाई ये सिचुएशन है, हमें इस तरीके से डील करना है। सेकंड चीज, हमें इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रख, यह मुझे सीखने को मिलता है कि कितनी भी हम सर्जरीज कर लें, अल्टीमेटली हमारे एफर्ट्स एक सीमा तक ही काम करते हैं। उसके बियॉन्ड एक सुपर पावर है जो हमें वो रिजल्ट दे रही है। हम सिर्फ एफर्ट लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर विच इज गिवन बाय गॉड। वी हैव अवर ओन लिमिटेशंस, हम सिर्फ एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो ये चीज भी मुझे बहुत सारे केसेस में सीखने को मिली है। टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे सीखने को मिली है। कैसे लोगों की केयर करना है वो सीखने को मिला है। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू रिलाई ऑन सुप्रीम गॉड, जिससे हमें ये सीखने को, मतलब ये चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं अल्टीमेटली। सर, ऐसे कोई रेगुलर चेकअप्स हैं जिससे कि स्ट्रोक से पहले से बचा जाए या पता चल जाए कि आपकी ब्रेन बेसिक हेल्थ? ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी है, रूटीन चेकअप, कार्डियक वर्कआउट। बिकॉज स्ट्रोक जो रहता है, ब्लड सप्लाई या तो मैंने बोला रुकने से होता है या फिर नस फटने से रह रहा है। तो ब्लड प्रेशर आपको रेगुलरली चेक करना है, शुगर चेक करना है, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, ईसीजी कराना है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। मैं इवन जापान में रहा हूँ, जापान में फेलोशिप की है मैंने। वहां पे हर व्यक्ति का 45-50 ईयर्स के बाद मतलब रूटीन चेकअप होता है ये पूरी बॉडी का। हर अच्छा। वो लोग 6-6 महीने साल में कराते रहते हैं। एग्जैक्टली कितने समय में ये मुझे नहीं पता है, बिकॉज वहां पे लोग इतना ज्यादा आपसे बात नहीं करते थे। उनको जापानीज बोलना था, ना इंग्लिश बोलना है, ना कुछ बोलना है। आप जाओ, आप कुछ पूछोगे भी तो यस या नो ही बोलेंगे। उतनी आती है उनको, इतनी ही आती है, वो उतना ही बोलेंगे। जी। तो वो है कि वहां पे रूटीन बहुत है ये चीजें, और वहां पे डिजीज डायग्नोज होती है और उसको ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ डिजीज लेट आती हैं, मतलब हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन डायग्नोज होते हैं, हमारे यहाँ डिजीज डायग्नोज नहीं होती, डिजीज वहां डायग्नोज होती है, अच्छा। यहाँ कॉम्प्लिकेशन डायग्नोज होती है। ये प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, सो रूटीन ब्लड टेस्ट से ही आप अवेयर हो सकते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ कनेक्टेड है उससे। ठीक है सर, क्या डी स्ट्रेस होने के लिए योगा मेडिटेशन हेल्प करते हैं? या डेफिनेटली, अगर सही मायने में बोले तो योगा, मेडिटेशन या किसी भी तरह की एक्सरसाइज या स्क्रिप्चर्स का रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है इट डज हेल्प। बिकॉज जो मैंने आपको पैथोलॉजीज बताई हैं, स्ट्रोक स्पेशली, स्ट्रोक जितना आदमी स्ट्रेस लेगा उतना स्ट्रोक बढ़ने की रिस्क रहती है। स्ट्रोक डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, बट स्ट्रोक से क्या है, जो स्ट्रेस है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, बट स्ट्रेस जो है हमारे कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्लीप पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है, आदमी सो नहीं पाता है, तो इस कारण जो हमारा शुगर लेवल भी कई बार बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो जो मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों को सेटल करने में हेल्प करता है, और उस कारण जो है हमारे स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली इन चीजों से हम चीजों के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, चीजों को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रोक के पहले ही हमें इन सब चीजों को अप्लाई करना है लाइफस्टाइल में, so that we can because prevention is better than cure. अच्छा सर, एक सवाल और है कि क्या सच में यादें दिमाग में कहीं स्टोर होती हैं? यादें दिमाग में स्टोर होती हैं। बेसिकली दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है, वहां पे हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपका ब्रेन का जो एमाइगडाला है वहां पे स्टोर्ड रहती हैं। तो यादें स्टोर्ड रहती हैं, सो दैट इज वाई आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग काफी चीजें रिकॉल कर लेते हैं और कुछ लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो जिनका ये जो हिप्पोकैम्पस एमाइगडाला का जो पोर्शन है एक्टिव है, उनकी मेमोरी पावर काफी स्ट्रांग रहती है, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। और जिसका ये कंपैरेटिवली इतना डेवलप नहीं है या कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं है, तो उनकी मेमोरी रिलेटिवली वीक रहती है। तो इन दैट सेंस आप क्या है, यादें स्टोर्ड रहती हैं, बट डिफरेंट एरियाज में, नॉट इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। दो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मेमोरीज स्टोर्ड रहती है। तो दिमाग की सर्जरी में क्या आपको दिल से काम लेना पड़ता है?
दिमाग की सर्जरी में दिल से काम लेना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सर्जरी तो हम कर लेते हैं, मगर जब हम रिलेटिव से इंटरेक्ट करते हैं तो दिल का रोल बहुत ज्यादा रहता है। बिकॉज कोई व्यक्ति हमारे पास आता है सिर की चोट लेके, मान लीजिए, तो कोई उल्टियां करते हुए आता है, कोई खून की उल्टियां करते हुए आता है, कोई मिर्गी के दौरे लेते हुए आता है, पूरी बॉडी से खून बह रहा रहता है, हाथ पैर टूटे हुए रहते हैं, अनकॉन्शियसनेस स्टेट में आता है। तो ऐसे केसेस में घर वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो चीजों को समझने की स्थिति में कुछ भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे होते हैं। कोई व्यक्ति अर्निंग मेंबर है, कोई किसी का लड़का है, किसी के पिताजी हैं, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस रहता है। तो उन चीजों में हमें जो व्यक्ति रहता है उनके रिलेटिव्स को बहुत ही ज्यादा एम्फेथाइज करना रहता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको काउंसिल करना पड़ता है, उनका इमोशनल भी हमें केयर लेनी पड़ती है। तो दिमाग और दिल दोनों का साइमल्टेनियसली हमें केयर लेते हुए चीजों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। इन दैट सेंस दिमाग की सर्जरी में दिल का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, हमारे ऑडियंस को आपने अवेयर किया, उन्हें समझाया कि उन्हें कब अलर्ट होना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसा रखना है, और काफी कई इंटरेस्टिंग बातें आपने आज हमारे साथ की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कई एपिसोड इंटरेस्टिंग हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। नमस्कार।